हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉनिक्स वन। मॉनिक्स वन के अंदर क्लास 11 के लिए सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको बताया था कि सेट थ्योरी के बैकग्राउंड में आपके लिए नंबर सिस्टम चलता रहेगा, वो आप कंप्लीट करें, फिर आप अटेंड करें लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम सेट के बारे में कुछ आसान आसान बातें देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कि सर क्या है हमारे पास सेट? WDC मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है सर सेट? पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेट इज ए, हर एक पॉइंट को आप आराम से समझेंगे। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स लिख देता हूं यहां, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि सर क्या होता है हमारे पास सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है वो अभी हम समझते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सर सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेट के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हो, ये पहली इंपॉर्टेंट बात हमने समझी यहां से। और सर ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती है वो देखना। ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ सकते हैं नंबर्स, फंक्शंस, लेटर्स, ठीक है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सब चीजें हमारे पास आ सकती है। तो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आ सकता है सर, कुछ भी, बस वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। और इन सभी को हम बोल देते हैं सेट के क्या? एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब हम क्या समझेंगे सर यहां से कि सर वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस, आसान आसान बातें हैं, इनको फटाफट से हम देख लेंगे सर। वेल डिफाइंड मींस सेम फॉर ऑल। कि सर एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसी जो बात जो सबके लिए क्या हो? सेम। यस, जब भी आपके सामने कोई डेफिनेशन या स्टेटमेंट आता है और सभी के लिए वो क्या हो? सेम हो, सब लोग उसको एक ही तरीके से जज करें, जिसको सभी लोग एकदम आसान सिंपल भाषा में हम समझ रहे हैं यहाँ पे, जिसको सभी लोग एक ही तरह से जज करें, तो वो अपने पास क्या होता है सर? सेट होता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सर। एक एग्जाम्पल मैं यहां से लेता हूं, एक डेफिनेशन हम लिखेंगे, नेचुरल इवन नंबर लेस देन 12। नेचुरल इवन नंबर लेस देन 12। जब भी कोई इस स्टेटमेंट को देखेगा, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देखने पे हर किसी के लिए ये क्या होगा? सेम होगा। सब इसको एक ही तरीके से जज करेंगे सर। यहाँ पे जितने भी कलेक्शन आप बनाओगे, एक यूनिक कलेक्शन आपके पास आने वाला है। क्या कलेक्शन आप बनाओगे इस डेफिनेशन को देख के? कि सर नेचुरल इवन नंबर्स होने चाहिए और लेस देन 12। तो कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड 10। 12 नहीं आएगा, 12 से कम लेना आपको। तो बोलो एक ही कलेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सबके लिए सेम होने वाला है। सभी लोग इस स्टेटमेंट को एक ही तरीके से जज करेंगे, सबके लिए सेम है। इसलिए हमने बोला कि इसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है सर, वो क्या होता है? यूनिक होता है। एक ही कलेक्शन आपके पास आएगा और उसको आप क्या बोल देंगे? सेट। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? सिंपल बात मैंने आपको बताई है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है सर, इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया है। तो जितने भी सेट होते हैं उनको कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ सेट इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है यहां तक। और कर्ली ब्रैकेट में हम सर इसको रखते हैं, यहाँ पे सेट को हम किसमें रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट। क्लियर? और इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ये ले रहे हो, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब क्या है? इसके एलिमेंट्स ऑफ सेट। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी
कि सर सेट हमारे पास क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब सर जो कि सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो आप उसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हो। और सेट को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा, तो इसको मैं हटाता हूं, ये आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स इन इंडिया। अब 3 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं और मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं। पर्सन टू पर्सन सर ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कलेक्शन अपने पास क्या नहीं है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या होने वाला है, चेंज, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो एक से ज्यादा कलेक्शन आएंगे आपके पास, और एक से ज्यादा कलेक्शन है तो आप किसको सेट बोलेंगे, तो यहाँ पे कोई यूनिक कलेक्शन नहीं होने वाला अपने पास, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स होते हैं वो सर यूनिक है, फिक्स है। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को आप पहले रख दो, किसी को आप बाद रख दो, ठीक है। ओ आ गया है अपने पास, आई, ई, और यहां से ए ले लेता हूं मैं, और ये यू। तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आप इसका चेंज कर सकते हो। इसको नाम हम दे देते हैं सेट ए। तो यहां से क्या पॉइंट मिलता है सर, कि एलिमेंट्स का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यहां भी अपने पास वही 5 वोवल्स है, और यहां भी अपने पास क्या है, 5 वोवल्स। ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड, ठीक है। ऑर्डर आप इसका चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास क्या है, लेटर्स ऑफ द वर्ड कमीशन। कमीशन जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं उन लेटर्स का आपको क्या बनाना है, एक सेट बनाना है या कलेक्शन बनाना है। तो कौन कौन से लेटर्स है सर, सी, फिर अपने पास है ओ, एम। एम को 2 बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। फिर क्या आ जाएगा, आई, एस, आई ऑलरेडी आ गया है, ओ भी आ चुका है, तो क्या आ जाएगा, एन। ये बन गया एक सेट बी। यहां से हमें क्या पॉइंट समझने को मिलता है कि सर जितने भी अपने पास एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के अंदर स्मॉल लेटर के अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कैपिटल सी, कैपिटल ओ, कैपिटल एम, और यहाँ पे आई, एस एंड एन। सुनना, जनरली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स हैं, उस कंडीशन में आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। ज्यादा सही हम किसको मानेंगे, स्मॉल लेटर्स वाले को, लेकिन क्वेश्चन में ही कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं तो उस कंडीशन में आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, यस और नो। और यहां से एक पॉइंट याद रखना कि सर एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, एलिमेंट्स should not be repeated। और इसीलिए हमने डेफिनेशन में बोला था वहां पे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए सेट के अंदर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, यह आप बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए और ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। यहां से इसको मैं हटाता हूं, एक पॉइंट हम समझते हैं कि सर कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होता है। कार्डिनल नंबर या फिर आप उसको बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ सेट। किसी भी सेट का ऑर्डर क्या हो सकता है, देखना जरा। कार्डिनल नंबर या कार्डिनल नंबर को आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे सेट का ऑर्डर क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं, और वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर। डिनोट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन सेट ए। सपोज कोई सेट ए है तो इस तरीके से डिनोट करेंगे कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। एक एग्जांपल से अगर हम समझे कि कोई सेट ए हम लेते हैं, सेट ए कुछ इस तरीके का है -3 2 5 1। तो आप बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 एंड 4। तो 4 इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। एक पॉइंट हम समझते हैं सर, इप्सिलॉन। एक साइन में काम में लेने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। इस तरीके का कोई साइन होगा ई की तरह, इस साइन को हम बोलते हैं इप्सिलॉन या एप्सिलॉन बोल दो आप इसको, ठीक है। क्या है सर इसका मतलब? ये कब काम में लिया जाता है? किसी एलिमेंट के लिए बताने के लिए कि वो सेट में बिलोंग करता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। और ऐसे लिख के इसको आप ऐसे कट करते हो तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। एग्जाम्पल से समझते हैं सर। एक सेट यहां पे ले लेता हूं मैं, सेट ए, ठीक है, 3 2 एंड 5। बोलो क्लियर है? आप देख के बताओ कि इस सेट के अंदर 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिख देंगे सर 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है। और इसको पढ़ने का तरीका आपका हो सकता है कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। 7 यहां पे है नहीं तो एक 7 एग्जांपल ले लेता हूं। 7 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो कैसे लिखेंगे? 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये था आपका कार्डिनल नंबर और एप्सिलॉन क्या होता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब यहां से चैप्टर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट है इस मानो एक चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और सेकंड अपने पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितनी फॉर्म अपने पास है? 2 फॉर्म है सर। फर्स्ट है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म इजी टू अंडरस्टैंड है, बट सेट बिल्डर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। जेई के अंदर आप देखेंगे तो मेंस में और एडवांस में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सेट बिल्डर फॉर्म को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है कि सर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है? जिसके अंदर एलिमेंट्स आर विजिबल, ठीक है। और यहां आपके पास एलिमेंट्स आर नॉट विजिबल। और यही रीजन है कि ये वाली फॉर्म जो है बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है। यहाँ पे एलिमेंट्स उनके पास होते नहीं है, स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी बातें हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसके लिए एग्जांपल कुछ इस तरीके से आप सेट बना लोगे और उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। ये हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था। तो ये वाली कौन सी फॉर्म होगी अपने पास? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स विजिबल नहीं होंगे। तो सर ये किस तरीके की दिखेगी हमें देखना। यहाँ पे जितनी भी बातें मैं लिखता हूँ वो देखते ही आपको समझ में नहीं आएंगी। इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल करेंगे तो वहां से चीजें क्लियर होंगी। एक बार के लिए आप लिख लेंगे इन चीजों को। क्या है सर? सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे या तो अक्स आएगा, वाई जेड, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक वेरिएबल आ सकता है या कोई फंक्शन आ सकता है, सच दैट यहाँ उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीडिंग या फिर मेन एलिमेंट, लीडिंग या मेन एलिमेंट। और ये क्या है? इस अक्ष के लिए प्रॉपर्टीज है, यहाँ प्रॉपर्टीज फॉर अक्ष। तो सर यहाँ पे हम एलिमेंट कैसे लेके आएंगे? इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है सर? कौन कौन सी वैल्यू आएंगी यहाँ पे? सेट ऑफ अक्ष और अक्ष की वैल्यू। कि सर
अकेला यहाँ पे कोई वैल्यू, अकेला अक्स है तो अक्स की वैल्यू ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सेट। लेकिन यहाँ कोई फंक्शन है सर, तो उस फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अक्स अपना क्या है, कोई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और वेरिएबल है तो वेरिएबल खुद ही अपने पास क्या हो जाएगा, सेट। तो सेट ऑफ अक्स और अक्स की वैल्यू सच दैट, इस सच दैट के लिए यहाँ पे सिंबल क्या आता है, या तो डबल डॉट आएगा या फिर कुछ इस तरीके की एक लाइन आएगी आपके पास, ठीक है। सच दैट अक्स शुड सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उन सबको सेटिस्फाई करेगा कौन, अक्स। और उन अक्स की वैल्यूज को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, सेट। यस और नो। तो इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे किसके अंदर, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। मुझे पता है ये वाली बात बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम समझ में आई है। अभी हम 2 से 3 एग्जांपल करेंगे। वहां पे एक तो ये वाली बात मैं आपको बताऊंगा कि सर अक्स और अक्स की वैल्यूज, ये दो चीजें कैसे लिखी है हमने और इन दोनों का क्या मतलब है, इसको हम हटाते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपके पास कुछ सेट दिए गए हैं और किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, और उनको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। एक एक पॉइंट को यहां से समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने जो पॉइंट आपको बताया था वहां पे क्या लिखा था, अक्स सच दैट टी ऑफ अक्स। यस और नो, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे सर। देखो यहाँ अपने पास ए के अंदर क्या है सर, अक्स की वो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ये आपके पास दो प्रॉपर्टी है और एंड बीच में है, इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब सर इस बात को फॉलो करना चाहिए और इस बात को भी फॉलो करना चाहिए। अक्स जो है वो जेड में बिलोंग करना चाहिए, प्लस अक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस बात का मतलब हुआ अक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट में ला सकता है, जैसे यूनियन आप लगाते हो तो उसका मतलब क्या हुआ सर, या तो ये बात फॉलो होनी चाहिए या फिर ये, जबकि ऐसा नहीं है। एंड का मतलब दोनों बात क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। इन दोनों से आपके पास अक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी सर, तो अक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड में। तो वो जेड की सारी वैल्यू जो कि क्या हो, उनका स्क्वायर करने पे 4 से कम या फिर 4 के इक्वल आए। तो कौन कौन सा है सर, प्लस माइनस 2 ले लो आप, और उनका स्क्वायर करोगे तो बोलो या तो 4 आएगा या 4 से कम। प्लस माइनस 1 ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं। तो सर अक्स की ये सारी वैल्यू है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। और अक्स ही तो चाहिए हमें, तो अक्स ही चाहिए, तो ये वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, बोलो सेट। तो सेट आप बना दो, इन वैल्यू को आप कैसे भी रख दो। 2 आ गया, -2, 1, -1 एंड 0, ये आपकी रोस्टर फॉर्म। तो ये जो बात मैंने यहाँ पे इस साइड लिखी थी ना, अक्स और अक्स की वैल्यू, तो इस बार तो क्या हुआ बोलो, अक्स जो खुद है वही अपने पास क्या बन गया, सेट बन गया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अकेला अक्स थोड़ी है। अब यहाँ से आप कुछ अक्स सोचोगे और वो अक्स यहाँ पे रख के उसकी वैल्यू आप निकालोगे, तो ये वाली बात फॉलो होगी अक्स की वैल्यू। तो कभी कभी अक्स खुद अपने पास क्या बन जाएगा, सेट, और कभी आपको अक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले अक्स कौन कौन से होंगे बोलो, अभी हमने ऊपर देखा, सेम बात ही है सर। तो यहां से अक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, +-2, +-1 और ये आ जाएगा 0। ये वैल्यू डायरेक्ट आप इसका सेट मत बना देना, ये अक्स की वैल्यू हो सकती है। तो अक्स की वैल्यू यहां पुट करो तो क्या क्या वैल्यू मिलेंगी आपको, तो +-2 दोनों में से कुछ भी रखो, +2 रखोगे या -2 रखोगे, स्क्वायर करने पे तो 4 ही आना है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। सपोज रहे कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है f ऑफ x। अब x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमें क्या क्या वैल्यू देगा, ये चेक कर रहे हैं। तो +-1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से 2 तो कितना हो जाएगा 3। 0 रखोगे तो कितना मिलने वाला है 2। तो ये वाला जो फंक्शन है सर, इसकी अपने पास ये 3 वैल्यू आई, और ये तीनों वैल्यू ही किस में आएंगी, सेट ए में। तो सेट ए क्या बनेगा, अब इनको आप कैसे भी रख सकते हो, 2, 3 जैसा आपका मन करे, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये अपना सेट होगा, बोलो क्लियर है के बाद। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे अक्स इसका लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग एलिमेंट है, और ये प्रॉपर्टीज है। अक्स इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखना आप जरा। कभी कभी आपके पास ये फंक्शन इस साइड भी आ सकता है, तो यहां से आप अक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और अक्स ही हमारे क्या होंगे, सेट बी। अब देखना इसको जरा। तो सबसे पहले समझो,
कि सर n जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेके 5 तक हो सकता है, और n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में। 1 से 5 तक तो 1.2 भी आएगा, लेकिन 1.2 क्या नहीं है, नेचुरल नंबर। तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी करना चाहिए, इसीलिए हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब सारी की सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर्स लो और वो इसमें पुट करो, और जो जो अक्स मिलेंगे वो अक्स किस में आएंगे, सेट बी में आएंगे। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, नेचुरल नंबर्स इनके साथ 1 2 3 4 एंड 5, और ये n यहाँ पे पुट करोगे तो बोलो अक्स की क्या क्या वैल्यू अपने पास आ जाएंगी। 1 रखोगे तो यहाँ से आएगा 1/2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इसमें रखोगे तो 2/3। इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे, और ये सारी की सारी वैल्यू ही अपने पास क्या हो जाएगा, सेट बी। तो सेट बी के अंदर कौन कौन आएगा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5। लास्ट वन क्या है, 5 रखोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 6। ये आपका सेट। बोलो क्लियर है? इसका कार्डिनल नंबर आपसे कोई पूछे, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट बी, ऑर्डर ऑफ सेट बी या फिर कार्डिनल नंबर कितना होगा इसका, बोलो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे किसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2 4 एंड 5। टोटल सर 5 एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ये थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म से आप किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में एक डीपीपी दे रहा हूं, वो डीपीपी आप सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें से जो होंगे वो आपको बताऊंगा। मोस्टली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आप कर लेंगे उनको, और हर लेक्चर के लास्ट में जहां भी आपको डीपीपी देने की जरूरत पड़ेगी वो मैं दूंगा आपको। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप उस क्वेश्चंस उस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे, यस और नो। तो इसको मैं हटाता हूं और डीपीपी आपके लिए रखता हूं, उसको आप सोल्व करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में।